गुड मॉर्निंग क्लास। संस्कार क्लासेस चिड़ावा में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर रहेगा, क्योंकि आज हम आवर्त सारणी को बिल्कुल खत्म करेंगे। प्लस हमने उसके कुछ ऑनलाइन क्वेश्चंस बनाए हैं, उसके ऑप्शंस के साथ भी मैं आपको बताऊंगा और आप उसको 100% क्लियर भी करेंगे। इसलिए आज के इस वीडियो को आप 100% भी देखें, प्लस ये मान के चलो कि आज आपके 1-2 नंबर आपको दिलाई देते हैं कंपटीशन के। क्लियर? तो आधुनिक आवर्त सारणी चल रही थी। आधुनिक आवर्त सारणी में हमें केवल उसका एक दोष देखना है कि उसका दोष क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आधुनिक आवर्त सारणी का दोष क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट दोष अभी तक बचा हुआ है, जो कौन सा है? हाइड्रोजन दोष। कौन सा दोष है? हाइड्रोजन दोष। डियर गाइस, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1। एटॉमिक नंबर 1 होने के कारण इसको किस पे रखा गया है? फर्स्ट उस चीज पे रखा गया है कि इसका एटॉमिक नंबर 1 होने के कारण इसे आपको कौन से नंबर पे रखना है? 1 नंबर पे रखना है। और यदि इसकी हम प्रॉपर्टीज की बात करें कि इसकी प्रॉपर्टी किसके साथ मैच कर रही है, तो इसकी प्रॉपर्टी मैच कर रही है किसके साथ? ही 17वें वर्ग के साथ, मींस हैलोजन वर्ग के साथ। तो क्या हो गया हमारे पास कि हाइड्रोजन दोष क्या होता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होने के कारण उसे कौन से वर्ग में रखा है? पहले वर्ग में। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी 17वें वर्ग के साथ कर रही है और इसके बारे में भी हमारे पास हेनरी मोसले ने कुछ भी नहीं बताया। हेनरी मोसले ने इसे भी इसकी भी कोई डिटेल नहीं दी, मींस इसकी फर्स्ट पे ही रखा केवल इसके एटॉमिक नंबर के कारण, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी मैच किससे हो रही है? 17वें वर्ग से। क्लियर हो गया? तो हाइड्रोजन दोष जो कि आवर्त सारणी में भी था, आधुनिक आवर्त सारणी में भी एज इट इज बना हुआ है, उसको क्लियर नहीं किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें कि नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास परमाणु त्रिज्या। क्या आता है? परमाणु त्रिज्या। इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन बनेंगे और आएंगे भी और आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका ध्यान नहीं है उसके ऊपर। मींस क्या हो गया? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस मींस क्या होती है कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है। इसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हम एलिमेंट को कितने सेल्स में डालते हैं? K, L, M और N। K सबसे पहली सेल होती है, N सबसे लास्ट सेल होती है। कैसे होती है? यदि हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो यदि हमने यहाँ पे हाइड्रोजन रखा है तो इसका हमने एक ही होता है, इसको हमने यहाँ पे डाल दिया। अब यदि यहीं पे हम बात करें, दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। और 17 होने के कारण Cl को हमने यहाँ पे रखा। K में हमने कितने डाल दिए? 2। यदि मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊं, K, L, M, N 2, 8 और 2 10, और फिर कितने बच गए? 7। तो पहले K सेल में हमने कितने इलेक्ट्रॉन डाल दिए? 2। दूसरी सेल में हमने कितने डाल दिए? 8। एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और क्या हो गया? 8। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं कि नेक्स्ट में क्या हो गया हमारे पास? K, L, M, N, फिर से लिख रहा हूं, 2, 8 और कितने बच गए? 7। ये हमारे पास तीसरी सेल होगी। इसमें क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हम बात कर रहे थे परमाणु त्रिज्या। परमाणु के नाभिक से और भारी कक्ष तक की दूरी जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? परमाणु त्रिज्या। ध्यान रहे, किसी भी तत्व के नाभिक से उसके बिल्कुल भारी कक्ष की जो दूरी होती है, जो लंबाई होती है, जो डिस्टेंस होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या। अब यदि परमाणु त्रिज्या की बात करें तो जो भी माइंडली प्रेजेंट है उसको केवल एक चीज पता होगी कि यदि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, मींस कक्ष की संख्या बढ़ेगी, तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी। कक्ष की संख्या कम होएगी तो परमाणु त्रिज्या भी क्या होएगी? कम होएगी। क्लियर हुआ? तो अब यदि हम बात करें तो हम सेकंड आवर्त उठा रहे हैं और फर्स्ट ग्रुप उठाएंगे। मींस सबसे पहले क्या हो गया हमारे पास? हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या होता है पीरियोडिक टेबल में? हीलियम। फिर क्या होता है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और लास्ट में क्या होता है? नियोन। हीलियम और नियोन सेम वर्ग में होते हैं, मींस ये 0 वर्ग हो गया, ये फर्स्ट वर्ग हो गया। ठीक है। इसके बाद क्या आता है? सोडियम। फिर क्या आता है? पोटेशियम। अब देखो, इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसका क्या हो गया? 11। इसका क्या हो गया? 9। देखें तो यदि बात करें तो इसमें 3 है, किस में आ जाएगा? K में 2 और L में 1। इसमें 4 है तो एक और बढ़ जाएगा, 5 है तो और बढ़ जाएगा, इसमें 6 है तो और बढ़ जाएगा, 7 है तो और बढ़ जाएगा। इसलिए
यहां से बाएं से दाएं जाते हैं तो कक्ष की संख्या नहीं बढ़ रही, केवल कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ? यदि हम बाएं से दाएं जाएंगे, कहां से जाएंगे? बाएं से दाएं जाएंगे, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि कक्ष की संख्या तो सेम है k और l, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने के कारण जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, उसके साथ उसकी अट्रैक्शन बढ़ रही है। तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 11 है, इसमें 19 है। इसमें 1 था, 1 में थे तो केवल k थी, इसमें 3 हो गए तो k और l, इसमें 11 है तो k l m, इसमें k l m और n। तो लगातार ऊपर से नीचे आ रही है, तो कक्ष की संख्या बढ़ रही है, और कक्ष की संख्या बढ़ने के कारण हमारे पास परमाणु त्रिज्या भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। लेकिन यदि बाएं से दाएं देखें तो क्या हो गया कि सेम कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के कारण केवल क्या हो रहा है उसमें? सेम कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो बढ़ रही है, और उसका साइज परमाणु त्रिज्या क्या हो रही है? कम। दूसरा, इसी पार्ट से क्लियर करके आपको केवल ये मैंने इतनी एक्सप्लेनेशन दी है। एक्सप्लेनेशन में किसी को कोई समस्या हो, दोबारा से रिपीट करना हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, प्लस वीडियो में कमेंट भी नहीं कर रहे तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर आपकी पूरी की पूरी आवर्त सारणी की जो पहली 2 क्लासेज हुई हैं उन दोनों क्लासेज को एनालाइज भी करेंगे, प्लस इसके जितने भी क्वेश्चंस बने हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं या फिर आगे आने की संभावना है, उन दोनों को भी डिस्कशन करेंगे। डियर गाइज, क्लासेज बहुत है यूट्यूब के ऊपर। मैं ये नहीं कहता कि क्लासेज आप यूट्यूब पे मत देखो, आप डिफरेंट क्लासेज जनरल साइंस की देखो, लेकिन यदि आपको डिफरेंस लगे तो आप इन वीडियोज को देखें। यदि आपको ये लग रहा है कि इससे भी बेटर कोई वीडियो है तो आप उस वीडियो पे जाएं, क्योंकि मेरा काम केवल एक ही होता है कि 100% जो टॉपिक हमने अपने चैनल पे उठा लिया उसको 100% क्लेरिफाई करना। तो हमारे पास क्या था कि परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होती है? घटती है, लेकिन ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या हो रही है? बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इसी को थोड़ा सा डीपली उठाएं, जैसे रीट लेवल हो गया जिसमें आपको पीजीटी लेवल के ऊपर या टीजीटी लेवल के ऊपर एग्जाम्स आएंगे, तो उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाएं से आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, परंतु कक्ष की संख्या एक समान होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है। केवल आंसर ये होगा, केवल और केवल आंसर कि भारी कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है। भारी कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, मींस आकर्षण बढ़ेगा, और आकार क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट पे, जिस तरह से परमाणु त्रिज्या बढ़ती है उसी तरह से क्या बढ़ता है? परमाणु आकार भी वेरी होता है। परमाणु आकार की बात करें कि परमाणु आकार जहां से त्रिज्या घट रही है तो परमाणु आकार भी क्या होता है? घटता है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है? परमाणु त्रिज्या पे। ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, जिधर परमाणु त्रिज्या घटेगी उधर परमाणु आकार भी घटेगा, और जिधर परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी उधर परमाणु आकार भी क्या होगा? बढ़ेगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन दी एटॉमिक रेडियस, क्योंकि यह परमाणु त्रिज्या पर ही क्या करता है? निर्भर करता है। क्लियर हुआ? समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की यदि मैं बात करूं परमाणु त्रिज्या पे भी, और नेक्स्ट जो हम पार्ट उठा रहे हैं विद्युत ऋणात्मकता, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे वेरी करती है? मींस विद्युत ऋणात्मकता, या फिर क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मैं बात करूं तो क्या होता है? देखो, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? किसी भी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करने की क्षमता, कि कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन्स कितनी ताकत से ग्रहण करता है, कितनी जल्दी ग्रहण करता है और कितनी जल्दी ग्रहण नहीं कर सकता, उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या होता है? फिर से हम वही एग्जाम्पल उठा रहे हैं, जैसे कि हमारा पहला क्या हो गया? हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1। ये हो गया हमारे पास हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। फिर हमारे पास 3 नंबर पे आता है लिथियम, 3। फिर क्या आता है? बेरिलियम, 4। फिर क्या आता है? बोरॉन, 5। फिर कार्बन, 6। नाइट्रोजन, 7। ऑक्सीजन, 8। क्लोरीन, 9। और फिर क्या आता है? नियोन, 10। तो हमने देखा कि लगातार इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या था?
कि इसका एटॉमिक नंबर 1 था, इसका 2 था, इसका 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 और 10। तो क्या हो गया? अब हम एक बार KLM में डाल के देखते हैं। यदि मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ जिसको आप आसानी से समझ जाओगे, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा लेकिन समझ जाओगे। क्या हो जाएगा? KL, इधर से ले लेते हैं, KLM और N। यदि मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो यहाँ पे एक, इनमें कुछ नहीं आएगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ही कितने हैं? 1। सेकंड क्या हो गया? हीलियम। हीलियम के पास क्या हो गए? 2, तो यहाँ पे 2 भर दिए, इसमें कुछ भी नहीं है। फिर क्या आया? लिथियम 3, 2 और 1। फिर क्या आया हमारे पास? बेरिलियम 4, 2 और 2। फिर क्या आया? बोरोन 5, 2 और 3। फिर हमारे पास आया कार्बन 6, 2 और 4। फिर आया हमारे पास नाइट्रोजन 7, 2 और 5। फिर आया हमारे पास ऑक्सीजन 8, 2 और 6। फिर आया हमारे पास क्लोरीन 9, 2 और 7। और फिर आया हमारे पास नियोन, कितना आ गया? 10, 2 और 8। यदि मैं बात करूं, हमने देखा इसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन्स था। इसको पूरा होने के लिए 2, 8, 8 और 18। इसको ऑक्टेट में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं हम? 8। तो इसको कितने चाहिए? 7 और चाहिए, जो कि लेना इम्पॉसिबल है, इसलिए एक किसी को दे देते हैं। लेकिन यदि मैं यहाँ पे बात करूं, फ्लोरीन की बात करूं, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अब इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। या फिर ये तो या तो 7 किसी को दे दे या एक किसी से ले ले, तो एक बहुत जल्दी ले लेता है। तो यदि हम बात करें बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता, मीन्स यदि हम बात करें बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है? विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में द इलेक्ट्रॉन्स increase in the outermost cell, so electronegativity from left to right increase। क्लियर? हिंदी में मैं बात करूं कि बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, क्योंकि जो आउटर मोस्ट सेल, जो बिल्कुल बाहरी कक्ष होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, और बढ़ने के कारण क्या हो रहा है? विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, क्योंकि सबसे ज्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की। नेक्स्ट बात करूं, इसके बाद हमने ले लिया सोडियम 11, फिर क्या ले लिया? पोटाशियम 19। यदि मैं इसकी बात करूं, लिथियम में तो कितने थे? 2 और 1। इसकी बात करूं तो 2, 8 और 1, मीन्स KL और M। अब इस या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले या फिर एक किसी को दे दे, इसलिए आसानी से दे सकता है। इसलिए ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? घटती है। क्या होती है? दोनों पॉइंट क्लियर हुए? एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, क्योंकि यदि जनरल लेवल की बात करें 10+2 या फिर उनकी बात करें, दोनों लेक्चर्स को मैं बिल्कुल पैरेलल लेके चल रहा हूं। कि जनरल साइंस की बात करें, जिसमें कि 10+2 के बाद जो भी एग्जाम्स होते हैं उसकी बात करें, तो उसमें क्वेश्चन यहीं तक आएगा कि यदि हमें बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पे क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? फ्लोरीन की। पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की। क्लियर हो गया? क्वेश्चन ये भी आता है कि फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद नेक्स्ट आता है क्लोरीन, जिसका 17 होता है। ये दोनों एक ही वर्ग में होने के बाद भी फ्लोरीन की ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसमें केवल 2 ही सेल हैं, K और L। मीन्स इसका साइज कम होने के कारण इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? ज्यादा। क्लियर हुआ? कि यदि क्वेश्चन ये भी आ जाए कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो आंसर क्या आएगा? फ्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। कितने कक्ष होते हैं? 2। कौन कौन से? K और L। पहले में 2 और दूसरे में कितने होते हैं? 7। तो हमारी यदि बात करूं कि बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? घटती है। क्लियर हो गया? यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? हमने साइज भी पढ़ा और वो दोनों चीजें पढ़ी हैं। अब मैंने कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में भी आए हैं, प्लस क्या हो गया कि उसको हमने आगे जो आएंगे उनके भी क्वेश्चंस को हमने गैस लगा के बनाया है। एक एक क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेन करते हुए आगे चल रहा हूं, आप ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ते रहेंगे जो भी कि अभी तक हमने क्वेश्चन से पढ़ा है। तो हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है? पहला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कुल गैसों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन आता है कई बार कि आवर्त सारणी में यदि मैं बात करूं कि हमारे पास जो आवर्त सारणी है, मींस पीरियोडिक टेबल है, उसमें कुल गैसों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 11। ध्यान रहे यहीं पे दूसरा प्रश्न, यदि क्वेश्चन आ जाए आवर्त सारणी में कुल गैस कितनी है, कुल गैसों की संख्या कितनी है? तो 11। दूसरा क्वेश्चन, आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? दोनों इंपॉर्टेंट है, गलत करके आओगे यदि ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो। अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? 7। क्लियर हुआ?
कि आवर्त सारणी में कुल गैसें कितनी है 11, और यदि अकेरिय गैसों की मैं बात करूं तो कितनी है 7। क्वेश्चन आ जाए सबसे भारी गैस कौन सी होती है, कौन सी होती है रेडॉन। एक स्टूडेंट ने डिस्कस भी किया था और खुशी होती है हमें ऐसे करने के लिए, उसने व्हाट्सएप पे डिस्कशन किया कि यदि क्वेश्चन में आ जाए रेडॉन और जीनोन दोनों आ जाएं कि कैंसर के उपचार में कौन सी गैस होती है, तो डियर स्टूडेंट्स रेडॉन होती है। उसे लैब में तैयार किया जाता है, वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती। वायुमंडल में जो पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, जीनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, किस तत्व में न्यूट्रॉन्स की संख्या 0 है। किस तत्व में न्यूट्रॉन्स की संख्या 3 होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरा होता है प्रोटॉन पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं 0। किसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या किस तत्व में 0 होती है, तो वो एक ही तत्व होता है हाइड्रोजन, क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स की संख्या कितनी होती है 1। प्रोटॉन्स की संख्या कितनी होती है 1। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम, दोनों चीजें। यदि मैं पीरियोडिक टेबल में ही बात करूं, ये वैसे हम धातु है, धातु में भी करेंगे इसको, कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है लिथियम, और सबसे भारी धातु कौन सी होती है, वो होती है ओस्मियम। सबसे कठोर धातु कौन सी होती है प्लेटिनम, सबसे महंगी धातु भी कौन सी होती है प्लेटिनम। क्वेश्चंस हो गए हमारे पास। नेक्स्ट में यदि मैं बात करूं, सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग कौन सा है। यदि क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है रीट के क्वेश्चंस के लिए, कि जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि सबसे ज्यादा गैसें रखने वाला या फिर किस वर्ग में सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है, तो वो कौन सा वर्ग है। वैसे काउंटिंग में बोले तो 18वां वर्ग, या फिर नाम से बोले तो कौन सा हो गया अकेरिय वर्ग, कि सबसे ज्यादा गैस किस वर्ग में पाई जाती है 18वें वर्ग में या अकेरिय वर्ग में, और वो कौन सा होता है, कितनी संख्या होती है उनकी 7। नेक्स्ट पर्सन की मैं बात करूं, बता दिया मैंने कि जो अकेरिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती रेडॉन होती है। अकेरिय गैस से 18वें वर्ग में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर हिंदी में बोलूं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमेशा क्या होती है 0। किसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, किसमें अकेरिय वर्ग में। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, देखो मैं बता दूं, जीनोन में अकेरिय वर्ग फ्री इलेक्ट्रॉन्स मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, तो जीनोन में कितनी है 0। क्यों है 0, क्योंकि वो कौन से वर्ग से संबंध रखता है अकेरिय से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ठीक है ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, डोबेराइन। अच्छा, सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने तत्वों का वर्गीकरण किया, तो आंसर मैंने पहले भी बताया था, वह कौन सा है डोबेराइनर। कौन सा है डोबेराइनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, त्रिक सिद्धांत। त्रिक सिद्धांत कौन सा दिया था, त्रिक सिद्धांत। दूसरा कौन सा साइंटिस्ट था, न्यूलैंड। सारे क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, दूसरा साइंटिस्ट था न्यूलैंड। कौन सा नियम दिया था, अष्टक नियम। कौन सा नियम दिया था, अष्टक नियम। तीसरा कौन सा था, मेंडलीव। कौन सा था, मेंडलीव। मेंडलीव ने क्या बनाई थी, नामकरण किया था या फिर जनक कहा जाता है किसका, आवर्ती सारणी का। और चौथा साइंटिस्ट कौन था, मोसले। कौन सा था, मोसले। पूरा नाम हेनरी मोसले। उसने किसका निर्माण किया था, आधुनिक आवर्त सारणी। नेक्स्ट पर्सन की यदि मैं बात करूं कि न्यूलैंड के समय तत्वों की संख्या कितनी थी, उस टाइम पे भी मैंने बहुत ज्यादा दबाव दिया था कि 56 बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। क्यों पूछा गया है, क्योंकि न्यूलैंड ने ये कह दिया था कि प्रकृति में कुल तत्वों की संख्या कितनी है 56, जो कि पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसके बाद भी तत्वों की खोज हुई थी। इसलिए न्यूलैंड ने बता दिया था कि प्रकृति में अभी 56 तत्व में, बाद तक भी कितने रहेंगे, 56 ही रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, त्रिक सिद्धांत हो गया, न्यूलैंड हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है कि अकेरिय गैसों में 0 होने के बाद क्या वो किसी भी प्रकार के साथ यौगिक बना सकती हैं, तो वो यौगिक नहीं बना सकती, क्योंकि उनके पास कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है 0 होती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं वैलेंसी, या फिर क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मींस कंबाइनिंग कैपेसिटी वैलेंसी, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो किसी भी के साथ अभिक्रिया नहीं करते। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बताए, और बताने के बाद सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको रिपीट भी किए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
लेक्चर 4 पीरियोडिक टेबल मीन्स आवर्त सारणी के लिए सबसे महत्वपूर्ण लेक्चर। थैंक यू।